स्काइप जूम से करीब एक डेकेड पहले लॉन्च हुआ था, पर आज सब जूम क्यों यूज करते हैं? पैंडेमिक के दौरान पूरे वर्ल्ड के शटडाउन होने से पहले स्काइप के पास वीडियो कॉलिंग मार्केट का लार्जेस्ट शेयर था। तो जब बिजनेसेस, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास स्क्रीन्स के अलावा इंटरैक्ट करने के लिए कोई और चॉइस नहीं थी, ऐसे में स्काइप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता था। सबको ऐसी ही उम्मीद थी, बट ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड पल के झपकने से पहले ही आउट ऑफ नोवेयर जूम सबके सामने आ गया एंड उसने इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ? कैसे जूम के फाउंडर, जिन्हें इंग्लिश में बात करनी नहीं आती थी, वो यूएस पहुंचे, माइक्रोसॉफ्ट को बीट किया एंड बिल्ड किया नंबर 1 वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म। और कैसे इस आदमी का अपनी गर्लफ्रेंड को देखने का डिजायर एक कंपनी में बदल गया जो आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। ये एक इनक्रेडिबल लव स्टोरी है जिसने वर्ल्ड को चेंज कर दिया। ये है इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरी ऑफ जूम। एरिक का जन्म 1970 में चाइना में हुआ। चाइल्डहुड से ही एरिक में एंटरप्रेन्योरल इंस्टिंक्ट्स नजर आने लगी थी, लाइक अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वैरायटी ऑफ स्कीम सोचना। फॉर एग्जांपल, जब एरिक 4th ग्रेड में थे तब उन्होंने डिस्कवर किया था लोकल रिसाइकलिंग फैसिलिटी। वो कंस्ट्रक्शन साइट से स्क्रैप्स कलेक्ट करते थे और उसे वो बाद में रिसाइकल करके बेचते थे। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, रिसाइकलिंग फैसिलिटी को पर्टिकुलर मेटल्स लाइक कॉपर की ही जरूरत थी, पर कई बार उनकी कलेक्शन लाइक वुड या दूसरे किसी मटेरियल में से कॉपर को सेपरेट करना मुश्किल होता था। एरिक को एक आइडिया आया, अगर वो स्क्रैप को आग में डाल दें तो हो सकता है कि वुड या दूसरी चीजें जल जाए और सिर्फ उनकी रिक्वायर्ड मेटल बच जाए। पर अगर किसी ने आग देख लिया तो मुश्किल हो जाती। इससे बचने के लिए वो स्क्रैप को अपने पड़ोस के पुराना चिकन शेड में डाल दिए, जिससे उनके पेरेंट्स को पता ना चले। आग बहुत तेजी से भड़की और एरिक के पीछे लगी वुडन फ्लोर तक बहुत तेजी से फैलने लगी। इससे पहले कि एरिक आग रोकने के लिए कुछ कर पाते, आग शेड के वॉल्स पर लग चुकी थी। इवन सीलिंग्स भी जल रही थी। एरिक की धड़कनें बढ़ गई थी। वो भागने की कोशिश की, तब तक पूरे शेड में आग फैल चुकी थी। आग सिर्फ यही नहीं रुकी, वो और बढ़ती चली गई। वो इतनी बढ़ गई कि वो पड़ोस के घर तक फैलने लगी थी। थैंकफुली फायर फाइटर्स की टीम ने वहां टाइम पर आकर आग को बुझा दिया। बट एरिक के पेरेंट्स गुस्से में थे। पुअर फैमिली से होने के कारण एरिक को टूटा हुआ महसूस हो रहा था, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए पैसे रेज करके उन्हें सपोर्ट करना चाहते थे। अपने टीनेज में पहुंचने के बाद एरिक कंफ्यूज थे कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। इस सवाल को लेकर वो अपने पापा के पास गए। उन्होंने कहा, वर्क हार्ड, बी हम्बल और आंसर्स आ जाएंगे। एक रात एरिक ने न्यूज़पेपर उठाया जो उनके फादर ने छोड़ा था। उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें अमेरिका के एक टेक स्टार्टअप के बारे में था। एरिक वो आर्टिकल पढ़कर बहुत फैसिनेट हुए। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वो जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड है। एरिक अपने बाबा की न्यूज़पेपर्स उठाकर और लोकल मैगजीन से एक ही चीज पढ़ते थे, वो थी सिलिकॉन वैली के बारे में, जहां माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनीज अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से अपना नाम शुरू कर रहे थे। एरिक को पता था कि कुछ इनक्रेडिबल होने वाला है, उन्हें भी इसका हिस्सा बनना था। इनफैक्ट एरिक का सपना था कि वो खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी भी बनाए, जैसा वो पढ़ते थे। पर वो बहुत दूर था। टेक रेवोल्यूशन चाइना में अभी तक आया नहीं था। सो जैसे ही एरिक का स्कूल खत्म हुआ, उन्होंने शैनडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनरोल किया, जहां से उन्हें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में डिग्री मिली। यहाँ पढ़ते हुए वो अपने फैमिली के साथ भी थे एंड फाइनली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू कर सकते थे। 1987 में कॉलेज के दिनों के वक्त एरिक वाज डेटिंग अ गर्ल नेम शेरी। यंग होने के बाद भी एरिक उनसे बहुत प्यार करते थे। बस एक प्रॉब्लम थी, शेरी दूसरे सिटी में रहती थी जो 10 घंटे दूर था और वहां जाने के लिए एक भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। सो शेरी तक पहुंचने के लिए एरिक को मल्टीपल ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी और कई बार ट्रेन इतनी ओवरक्राउडेड होती थी कि पूरी जर्नी खड़े रहकर जाना पड़ता था। ये लॉन्ग जर्नीज काफी अनकंफर्टेबल होती थी और एरिक इसमें गंदी बदबू, तेज आवाज, इरिटेटिंग पैसेंजर्स से घिरे हुए रहते थे। ऐसे ही एक बिजी ट्रेन में ना सो पाने के कारण एरिक ने पूरा दिन ये सोचने में निकाल दिया कि कैसे वो शेरी को इजीली और फ्रीक्वेंटली मिल पाएंगे, क्योंकि एरिक और शेरी साल भर में कभी कभी ही मिल पाते थे। उन्होंने सोचा, काश ऐसा एक स्मार्ट डिवाइस हो जिसमें बटन्स क्लिक करते ही उनको शेरी का फेस दिख जाता और वो कहीं से भी इंटरैक्ट कर पाते। एरिक के तेज दिमाग में हर रोज ये बातें घूमने लगी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा होगा कैसे। डिस्पाइट वो एक दूसरे से काफी दूर थे, पर एरिक जानते थे कि शेरी ही वो लड़की है जिनके साथ वो रहना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद एरिक ने बीजिंग में एक स्मॉल टेक कंपनी खोली जहां कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पर काम किया जाता था। ये सिलिकॉन वैली स्टाइल कंपनी नहीं थी जिसका उन्होंने सपना देखा था, लेकिन ये बस शुरुआत थी। 1994 में सब कुछ बदल गया। एरिक जापान में एक कॉन्फ्रेंस में गए। वहां बिल गेट्स स्पीच दे रहे थे। तब तक इंटरनेट एक्सप्लोरर भी लॉन्च नहीं हुआ था और गेट्स अपने स्पीच में मोस्टली इंटरनेट के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने स्पेकुलेट किया कि कैसे इंटरनेट यूज हो सकता है रेवोल्यूशनरी आइडियाज जैसे सोशल मीडिया एंड वीडियो कॉलिंग के लिए। सडनली एरिक के माइंड में क्लिक हुआ, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी एरिक का अपनी वाइफ को देखने का सपना, वो भी एक बटन क्लिक से पूरा कर सकता है।
बस प्रॉब्लम ये थी, चाइना में लोग अब तक इंटरनेट यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन एरिक जानते थे कि अगर वो किसी तरह अमेरिका पहुंच गए और अगर उन्हें सिलिकॉन वैली की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिला तो शायद वो अपने ड्रीम को अचीव कर सकते थे। अगर बिल गेट्स की स्पीच ना होती तो यह तय था कि एरिक एकदम डिफरेंट रास्ता ढूंढते। बट इंस्पायर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ हिज चाइल्डहुड आइडल्स एंड अपना गोल सेट करके एरिक ने अमेरिका जाने का डिसाइड किया एंड अपनी एक्सटेंसिव क्वालिफिकेशंस एंड कोडिंग स्किल्स को देखते हुए उन्हें लगा कि अब यूएस में जाना इजी होगा। लेकिन एरिक का यह मानना गलत साबित हुआ। Barely able to speak in English, एरिक ने यूएस जाने के लिए अपना फर्स्ट वीजा अप्लाई किया। बट जब उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज बिजनेस कार्ड शो करने के लिए बोला गया तो एरिक ने अपनी जॉब को मिस ट्रांसलेट करके खुद को एक कंसल्टेंट बताया। इमिग्रेशन ऑफिस ने एरिक को एक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टर समझ के रिजेक्ट कर दिया। एरिक ने दोबारा अप्लाई किया बट उन्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। सो उन्होंने एक बार फिर कोशिश की और बार बार करते रहे और हर बार रिजेक्ट होते रहे। 8 रिजेक्शंस के बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें कुछ अलग ट्राई करने की जरूरत है। लकीली उनके फ्रेंड के हस्बैंड एक छोटे से स्टार्टअप के को-फाउंडर थे जिसका नाम था वेबएक्स। इस कंपनी में बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए इंटरनेट बेस्ड फोन कॉलिंग डेवलप किया जाता था। एरिक के स्किल्स एंड डेडिकेशन को देख के वेबएक्स ने एरिक को मौका दिया और उनका 9th वीजा स्पॉन्सर किया। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि एरिक को इंग्लिश नहीं आता, वो बस जानते थे कि एरिक को कोडिंग आती है। एंड फाइनली एरिक का वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। 1997 में 2 साल तक कोशिश करने के बाद वो फाइनली सिलिकॉन वैली में वेबएक्स ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए थे। एरिक वेबएक्स के फर्स्ट 10 इंजीनियर्स में से थे। अपनी फैमिली और अपने स्टार्टअप बिजनेस को पीछे छोड़ना एरिक के लिए काफी टफ डिसीजन था, बट वो जानते थे कि उन्हें ऐसा करना ही होगा। हाउएवर एरिक को जल्दी समझ आने लगा कि उनके लिए ट्रांजिशन उनके एक्सपेक्टेशन से काफी मुश्किल होने वाला था। उन्हें जल्दी से न्यू लैंग्वेज और न्यू कल्चर सीखने की जरूरत थी। अगर वो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते तो उनके लिए नए दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता। थस एरिक के लिए कम्युनिकेशन अब भी ऑनगोइंग इशू था। ऑल्दो उन्होंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी न्यू लैंग्वेज सीख ली, पर फिर भी वो अपने कॉलीग्स के साथ कॉन्वर्सेशन करने में हिचकिचाते थे, जिससे कई बार वो साइड लाइन फील करते थे। वो अपने बाबा की बात पर फोकस करने लगे और सिर्फ वही किए जो वो कर सकते थे। वर्क हार्ड। एरिक बस काम करते रहे, दिन रात की परवाह किए बिना। जैसे जैसे एरिक की लैंग्वेज बेहतर होने लगी, कॉलीग्स भी उनके बारे में डिस्कस करने लग गए। एरिक न सिर्फ हार्ड वर्किंग थे बल्कि उनमें ऑप्टिमिज्म कूट कूट के भरा हुआ था और वो बहुत ऑनेस्ट थे। एज अ रिजल्ट जल्द ही उन्हें एंटायर इंजीनियरिंग टीम के हेड की पोजीशन के लिए प्रमोट कर दिया गया। वेबएक्स 2000 में पब्लिक हुआ। एरिक ये सोचकर काफी थ्रिल्ड थे कि उनकी हेल्प से कंपनी यहाँ पहुंची, बट ये विक्ट्री अभी अधूरी थी। उनके अमेरिका आने का रीजन था उनकी अपनी कंपनी बिल्ड करने का सपना। सो वेबएक्स को सक्सीड करते देख वो खुश तो थे, पर उन्होंने उस वक्त एक चीज और ठानी कि एक दिन वो अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करेंगे। पर इससे पहले कि एरिक इसकी शुरुआत कर पाते, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जॉब को और मुश्किल बना दिया। 9/11 के बाद दुनिया भर में दहशत फैल चुकी थी। कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फ्लाइट के थ्रू कहीं भी भेजने से डरने लगी थी। इसकी वजह से वेबएक्स सॉफ्टवेयर की डिमांड ड्रास्टिकली बढ़ गई, क्योंकि इससे बिजनेसेस में वर्चुअल ऑडियो मीटिंग करना पॉसिबल था। पर एरिक को रियलाइज हुआ कि इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके वो वेबएक्स को अपने सपने की डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, वीडियो कॉल्स। सो 2003 में एरिक के डेवलप किए हुए कोड का यूज कर वेबएक्स ने अपने फर्स्ट वीडियो कॉलिंग फीचर्स लॉन्च किए। इस लॉन्च ने मार्केट में उन्हें फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोडक्ट बना दिया। एरिक ने फाइनली कई साल पहले ट्रेन में सफर करते हुए जो सपना देखा था वो रियलिटी बन चुका था। ऑल्दो ये जैसे उन्होंने सोचा था वैसा था नहीं, बिकॉज वेबएक्स प्लेटफॉर्म ओरिजिनली ऑडियो कॉल्स के लिए बनाया गया था। इसमें जिस वीडियो प्रोडक्ट को ऐड किया गया था वो कुछ खास अच्छा नहीं था। एरिक का मानना था कि अगर उन्होंने शुरू से इसे बनाया होता तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती थी। बट इससे पहले कि वो इसके बारे में डिस्कस करते, वेबएक्स सिस्को कंपनी को बेच दी गई और अब वेबएक्स पे एक बड़े से कंपनी का अधिकार था। इससे वेबएक्स के कल्चर में ड्रामेटिकल चेंजेस आए। एरिक अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुके थे, क्योंकि ओरिजिनल एम्प्लॉयज को या तो डिसमिस कर दिया जा रहा था या इग्नोर। एरिक न्यू ओनर्स के इनोवेशन की तरफ केयरलेस और पुअर कस्टमर सर्विस होने की वजह से एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। एरिक अपने उन क्लाइंट्स से फ्रीक्वेंटली मिलते थे जिन्हें उनके सर्विसेज में ह्यूज इश्यूज एंड कंप्लेंट्स रहती थी। कस्टमर्स कंप्लेंट के सॉफ्टवेयर स्लो स्टार्ट हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है और कई सारे लोगों को ज्वाइन करने पर तो ऑडियो भी सही नहीं आ रही है। प्लस वो न्यू अपडेट्स के लिए काफी बेचैन थे, जैसे एबिलिटी टू स्क्रीन शेयर। अनफॉर्चुनेटली न्यू मैनेजमेंट ने एरिक के इन इश्यूज को फिक्स करने की कोशिश को इग्नोर किया। ऐसा लग रहा था जैसे नए बॉस को कुछ और नहीं, सिर्फ पैसों से ही मतलब है, ना कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था, वेबएक्स फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रहा था, इसीलिए शायद कुछ चेंज नहीं हो रहा था। एरिक को भी पैसे कमाना बहुत पसंद था और इस वक्त तक उन्हें 6 फिगर सैलरी मिलती थी। बट इन सब के बावजूद उन्हें लग रहा था कि वो जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ उनके ड्रीम के बिल्कुल उल्टा था। कई सालों तक सुबह उठते ही एरिक को मिजरेबल फीलिंग आती थी।
रोज ऑफिस में कस्टमर्स के साथ मीटिंग करने के बाद उन्हें अपने सर्विसेज के लिए काफी बुरा लगता था। उन्हें ये सोचकर और भी बुरा लगता था कि वो इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, जिससे उनको अशेम्ड और एम्बैरेस्ड फील होता था। और इस बुरे वक्त पे उनको एक और दर्दनाक न्यूज मिली। 2010 में एरिक के फादर की डेथ हो गई। एरिक और फादर का रिलेशन काफी गहरा था। वो हमेशा ही अपने पिता से एडवाइस लेते और इनपुट भी लेते रहते थे, पर अब वो उनके साथ नहीं थे। विद एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन, एरिक और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। बट इस दुख से एरिक को एक सीक्रेट के बारे में पता चला। जिस आइडिया ने एरिक को एक पर्पस दिया था, वो था दूसरों की खुशी के लिए काम करना। जब वो अपनी फैमिली, वाइफ, कस्टमर्स को खुश करते, तब उन्हें भी खुशी मिलती। एरिक ने कहा था, जब मैं यंग था उस वक्त मुझे मेरे लाइफ का पर्पस के बारे में पता नहीं था, बट अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि लाइफ का मेन पर्पस हैप्पीनेस परस्यू करना है। सस्टेनेबल हैप्पीनेस दूसरों को खुश करने से मिलती है, बट टू अचीव दैट उन्हें कुछ बदलने की जरूरत थी। या तो वो कंपनी से अपनी बात मनवा कर रहे थे, या वो कुछ ड्रास्टिक करने जा रहे थे। सो एरिक अपने आइडिया को लेकर अपने बॉसेस के पास पिच करने पहुंचे। आइडिया था एक नया प्लेटफॉर्म जिससे स्पेसिफिकली वीडियो कॉलिंग के लिए बिल्ड किया गया था, एन अल्टरनेटिव टू स्मार्टफोन फ्रेंडली कॉन्सेप्ट, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था कि वो कस्टमर्स को पसंद आएगा। उनका पूरा ध्यान यूजेबिलिटी और यूजर फ्रेंडली फीचर्स को एनहांस करने में था। ये क्लाउड बेस्ड था और इसे किसी डाउनलोडिंग या साइनिंग अप की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक क्लिक पर मीटिंग ज्वाइन की जा सकती थी, एंड बिकॉज ऑफ इट्स बेटर फाउंडेशंस, रिगार्डलेस ऑफ इंटरनेट क्वालिटी, ये काफी स्टेबल और रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला था। इसमें वो सब कुछ था जो क्लाइंट्स डिमांड करते थे, बट सिस्को बॉसेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने एरिक को पिच को एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। इस आइडिया को अचीव करने के लिए उन्हें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं बल्कि एंटायरली न्यू प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता। इससे उनका बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट होता, और इस वक्त में मार्केट ऑलरेडी ओवरक्राउडेड था। उन्हें ऑलरेडी काफी कम्पीट करना पड़ रहा था अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे स्काइप फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म, फेस टाइम और गूगल हैंगआउट्स फॉर होम यूजर मार्केट। उन्हें लगा कि एरिक के न्यू यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के लिए कोई डिमांड नहीं थी, बट एरिक जानते थे कि उनके न्यू बॉसेस गलत थे, क्योंकि अगर इसकी डिमांड नहीं होती तो उनके क्लाइंट्स इसके लिए हर रोज क्यों पूछते। इससे एरिक के पास दो चॉइसेस थी, या तो वो अपने जॉब में काम करते रहते जहां ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम किया जाता जो एरिक के हिसाब से अच्छे नहीं थे, या बिना किसी सपोर्ट के रिस्क लेकर अपनी राइवल कंपनी बिल्ड करते विदाउट एनी सपोर्ट, बट उस पर उनको भरोसा था। अब एरिक के पास उनके फादर भी नहीं थे एडवाइस लेने के लिए, और उनकी वाइफ शेरी को भी लग रहा था कि एरिक को अपनी करंट जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। एरिक सब कुछ छोड़कर न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते थे, राइट? सो एरिक ने क्या किया होगा? उन्होंने रिस्क लिया। 2011 में उन्होंने उस कंपनी को अलविदा कहा जिसमें उन्होंने 14 साल काम किया था। अपने 6 फिगर पे चेक और अपनी जॉब दोनों को क्विट कर दिया। एरिक अब उस सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट कम्पीट करने वाले थे जिसे बनाने में उन्होंने खुद हेल्प की थी। एरिक अब अपने पैरों पर थे, और अब क्योंकि उनकी न्यू कंपनी को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, ऐसे में इतने सालों तक वेबएक्स में काम करते हुए बनाए हुए कनेक्शंस काम आए, जिससे उन्हें इन्वेस्टमेंट सोर्स को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सो एरिक अपने आइडिया को लेकर हर उस वेंचर कैपिटलिस्ट के पास पिच करते जिन्हें वो जानते थे, लेकिन हर एक ने उन्हें एग्जैक्ट सेम आंसर दिया, नो। इनमें से कोई भी तब एक और वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। जस्ट लाइक हिज ओल्ड बॉसेस, उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के स्काइप, गूगल हैंगआउट्स, फेस टाइम और सिस्को इस अरीना में ऑलरेडी ह्यूज प्लेयर्स हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एरिक का प्रपोजल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने एरिक को बताया कि यह अच्छा आइडिया नहीं था। अपनी आखिरी मीटिंग से लौटते वक्त एरिक काफी डिप्रेस्ड और डरा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, बट क्या ऐसा करके उन्होंने गलती की थी? एरिक के मन में कुछ चल रहा था और उनसे कह रहा था कि गलती नहीं हुई है। वेंचर कैपिटलिस्ट उनके आइडिया के बारे में गलत थे। एरिक अब ये प्रूव करने वाले थे। घर जाकर कंप्यूटर पर बैठते ही एरिक ने सबसे पहले स्क्रीन सेवर चेंज किया, उसमें लिखा यू आर रॉन्ग। जब वेंचर कैपिटलिस्ट ने एरिक पर भरोसा नहीं किया, तब उन लोगों ने भरोसा किया जो एरिक को जानते थे। सो सिलिकॉन वैली के पुराने दोस्तों से सपोर्ट मिला। एरिक के न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले पहले इन्वेस्टर सिस्को के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव। हाउएवर ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, बट इन्वेस्टर उनकी तारीफ सुनकर उनके पास आए थे और ये जानते थे कि इन पर बेट लगा सकते हैं। एक इन्वेस्टर आते ही पैसों की बरसात होने लगी। एरिक के फ्रेंड्स ने भी जितनी हो सके उतनी हेल्प की। अपने फ्रेंड्स और इन्वेस्टर्स की हेल्प से एरिक ने इनिशियल मनी रेज किए ताकि वो अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले इंजीनियर्स की टीम को पे करते। एरिक ने अपनी कंपनी का नाम इनिशियली सासपी रखा। एरिक को यह नाम कुछ खास पसंद नहीं था, बट उन्हें नाम डिसाइड करने में काफी दिक्कत आ रही थी। फिलहाल इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एरिक ने अमेरिकन कंपनी फाउंड की, अमेरिकन सिटीजन के तौर पे सिलिकॉन वैली में। ये वो मोमेंट था जिसका वो बचपन से सपना देखा करते थे। उनके दिमाग में कंपनी का एम क्लियर था, एक बेटर प्रोडक्ट बिल्ड करना। वो कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते थे जो इंट्यूटिव हो, जिसे यूज करने के लिए डाउनलोडिंग या अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत ना पड़ती हो, ना इंस्टॉल करना पड़ता, ना ही इसमें साइन अप करना पड़ता। मैक्स, पीसीज, आईफोन्स, एंड्रॉइड्स, इसे हर जगह यूज किया जा सकता। बस एक लिंक, एक क्लिक एंड यू कैन ज्वाइन। ये काफी सिंपल होने वाला था, रिगार्डलेस ऑफ इंटरनेट स्ट्रेंथ ये स्टेबल होने वाला था, और इसका पूरा फोकस था यूजर को सेटिस्फाई करना।
एरिक इस बात पर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अगर वो कस्टमर्स के फीडबैक पर फोकस करते हैं तो उनके हिसाब से अपडेट लाएं। एरिक ने इस बात का खास ध्यान रखा कि वो सिस्को जैसी गलती दोबारा ना करें। वो ना तो खुद बेमन काम करना चाहते थे और ना ही अपने एम्प्लॉयज को ऐसा फील होने देना चाहते थे। एरिक को सिस्को में 4 साल काम करने के बाद रियलाइज हुआ कि अगर एम्प्लॉयज खुश नहीं है तो क्वालिटी कम हो जाती है। सो एरिक ने डिसाइड किया कि वो सारी बातों को साइड में रखकर अपनी इस न्यू फाउंड पर्पस हैप्पीनेस को अपना हिस्सा बनाएंगे। अपने कस्टमर को खुश रखेंगे, अपने एम्प्लॉयज को और खुद को खुश रखेंगे। बट सिर्फ आइडिया सिंपल होने से चीजें बनाना आसान नहीं हो जाता। इसका मतलब था एरिक का बेस्ट इंजीनियरिंग टीम को हायर करना। द गुड न्यूज इज इंजीनियर्स फ्रॉम द फॉर्मर कंपनी वेबएक्स फेल्ट द सेम वे एज एरिक। उन्हें एरिक पर भरोसा था और कई लोग उनके साथ काम करने के लिए उनसे पूछने भी आए। बैड न्यूज वाज इन सभी स्किल्ड इंजीनियर्स की हायरिंग की वजह से एरिक के पास बाकी चीजों के लिए जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए इन्वेस्ट करने को पैसे नहीं थे। बट अगेन एरिक का मेन फोकस था सॉफ्टवेयर। उनका मानना था कि अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो वो खुद बिकेगा। हाउएवर 2012 में उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के कुछ महीने पहले एरिक को कंपनी का नाम सास भी पसंद नहीं था। वो हर एम्प्लॉय से इसका नया नाम सजेस्ट करने के लिए कहते, बट उन्हें एक भी नाम पसंद नहीं आता। आखिर एरिक अपने फर्स्ट इन्वेस्टर के पास गए और उनसे इस सॉफ्टवेयर के लिए नाम सजेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की। इन्वेस्टर के जवाब को सुनकर एरिक इमीडिएटली रेडी हो गए। नया नाम था जूम। सॉफ्टवेयर का नाम जूम रखने के बाद एरिक और उनके टीम ने अपना फर्स्ट बीटा वर्जन लॉन्च किया। बट उनके पास कोई लॉन्च स्ट्रैटेजी नहीं थी। उन्हें अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था, बट उन्हें लोगों का अटेंशन अपनी ओर कैसे करना चाहिए इसका कोई आइडिया नहीं था। सो इसके लिए उन्होंने वॉल्ट मॉसबर्ग को कन्विंस किया, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी रिव्यूअर थे। एरिक को पता था कि अगर वॉल्ट इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके न्यू सॉफ्टवेयर के अच्छे रिव्यूज उनके लिए पब्लिसिटी का काम कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो उनके प्रोडक्ट को बैड रिव्यूज मिलते और कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाती। बट जब वो वॉल्ट से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि उस वक्त ऑफिस का वाईफाई काम नहीं कर रहा था। अब ऐसी हालत में एरिक अपना एंटायरली क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट करते? फॉर्चुनेटली वॉल्ट ने अपने फोन के हॉटस्पॉट को कनेक्ट किया एंड बैंग, वीक फोन कनेक्शन होने के बाद भी स्मूथ और स्टेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वॉल्ट खुश हो गए। वॉल्ट ने अगले कई वीक जूम के आउट फीचर्स की टेस्टिंग करने में बिताए और फिर इस सॉफ्टवेयर के बारे में उन्होंने जबरदस्त रिव्यूज लिखे। उनके वर्ड्स ने जूम को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया और रिव्यूज लाइव होते ही 50,000 यूजर्स ने इसे डाउनलोड कर लिया। इट वाज ह्यूज। बट ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम जूम की और ब्रांचेस नहीं बनाई गई थी, इसलिए एरिक और उनके टीम को सेल्स को बंद करके क्वालिटी एश्योरेंस और मार्केट को अपने दम पर कंडक्ट करना पड़ा। इनफैक्ट एरिक ने हर उस कस्टमर को पर्सनली ईमेल किया जिसने जूम का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रखा था। एरिक उन कस्टमर से फीडबैक लेना चाहते थे। एक कस्टमर ने एरिक का ईमेल का रिप्लाई देते हुए उन पर आरोप लगाया कि कंपनी अपने ईमेल्स को ऐसे लिखती है जैसे ऐसा लगे कि ईमेल्स कंपनी के सीईओ ने भेजे, पर सच तो यही था। जब एरिक ने उस कस्टमर को समझाने की कोशिश की तो कस्टमर समझे ही नहीं। सो एरिक ने अपने कस्टमर से जूम पर बात की। इस तरह सीईओ का खुद ही हर कस्टमर को ईमेल करना काफी अनयूजुअल था, बट एरिक जानते थे कि अगर वो कस्टमर से बात करते रहेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि पब्लिक को क्या चाहिए। बिजनेस क्लाइंट्स को टारगेट करते हुए एरिक ने वेबएक्स के उन अनहैप्पी कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया जिन्हें वो वेबएक्स में जॉब करते हुए जानते थे। अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग एरिक ने इन कस्टमर्स को जूम का प्रीमियम वर्जन ऑफर किया। इस वर्जन में 40 मिनट्स तक कॉल पर बात हो सकती थी और 100 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर सकते थे। एरिक को उम्मीद थी कि इससे बाकी कंपनी जूम को एटलीस्ट ट्राई करेंगी, क्योंकि उसमें उनका लॉस नहीं हो रहा था। एरिक को पूरा यकीन था कि कंपनीज अगर इसे ट्राई कर ले तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे एंड इसकी मेंबरशिप बाकी कंपनीज से सस्ती थी। सरप्राइजिंगली एरिक का प्लान काम कर गया। दूसरे बिजनेसेस ऑलरेडी स्काइप और वेबएक्स के लिए पे कर रहे थे। ऐसे में जूम के बस एक लिंक सेंड करके सीधा मीटिंग ज्वाइन करना ज्यादा फायदेमंद था। जैसे जैसे बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज जूम यूज करने लगे, उनके बॉसेस ने भी इन्हें यूज करना स्टार्ट किया। इसमें तो अकाउंट बनाने या डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं थी। एरिक का इस तरह कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स ऐड करना उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहा। जल्द ही मोस्ट ऑफ द सिलिकॉन वैली जूम यूज करने लगे और ये बिजनेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मार्केट में एक साइजेबल प्रोडक्ट बन गया। 2013 में इसका फर्स्ट अल्फा लॉन्च होने के बाद मई तक कंपनी के पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आ चुके थे और उनकी वैल्यूएशन $25 मिलियन पहुंच चुकी थी। हाउएवर इस पॉइंट पर भी वो इंडस्ट्री लीडर स्काइप से काफी दूर थे, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने $8.5 बिलियन में खरीद लिया था। खरीदने के बाद से ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अपने हर प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, जिससे इसे और बूस्ट मिली। Thus, for the rest of 2010, Skype ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंथली यूजर्स और लार्जेस्ट स्लाइस ऑफ मार्केट शेयर अपने नाम कर रखा था। इसे टक्कर देने के लिए मार्केट में गूगल हैंगआउट्स और दूसरे सर्विसेज लाइक सिस्को वेबएक्स मौजूद थे। बट एरिक को यकीन था कि अगर वो अपने कस्टमर के फीडबैक पर काम करते हुए सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहे तो श्योरली जूम का मार्केट टॉप पर आने वाला था। जल्द ही जूम की डिमांड बढ़ने लगी, जिससे एरिक को और ज्यादा ग्रो करने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स मिलने लगे। बाय 2019, जूम छोटे से स्टार्टअप से ट्रांजिशन करते हुए एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका था, विद रेवेन्यू ओवर $300 मिलियन। एक छोटे से ऑफिस से निकलकर अब एरिक के पास 1700 एम्प्लॉयज के अलग अलग टीम थी और अब फाइनली उनके पास मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट भी थे।
कंपनी की इस तरह ग्रोथ से एरिक को फाइनली वो चांस मिल गया था जिसका सपना वो कई साल से देख रहे थे। अब वो अपनी कंपनी को पब्लिक कर सकते थे। उनके सक्सेस स्टोरी अब मैगजीन पर छपती, जो नेक्स्ट जनरेशन के टीनेजर्स को इंस्पायर करती। जूम को नैस्डैक में भी रखा गया और जब सुबह स्टॉक मार्केट खुला, एरिक अपनी वाइफ और तीनों बच्चों के साथ ट्रेडिंग शुरू करने के लिए ओपनिंग पे पहुंचा। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट डे ऑन द मार्केट, जूम के प्राइसेस 72% पर शेयर्स तक बढ़ चुके थे। इसका मतलब जब मार्केट बंद हुआ तब उनकी कंपनी की वैल्यू $15.9 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही महीनों में जूम का मार्केट कैप $42 बिलियन तक हो चुका था। इसने ना सिर्फ एरिक को मल्टी बिलियनर बना दिया, बल्कि उनके 1700 एम्प्लॉइज को भी इंस्टेंटली मिलियनर बना दिया। बट इसका एक और मतलब भी था। एरिक अब फाइनली अपना "यू आर रॉन्ग" वाला स्क्रीन सेवर हटा सकते थे। उनका ड्रीम अब रियलिटी बन चुका था और उनकी कंपनी ने बिजनेस यूजर मार्केट शेयर का काफी बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया था। बाय दिसंबर 2019 कंपनी के पास 10 मिलियन मंथली यूजर्स हो चुके थे। पॉइंट ये अच्छा साउंड तो कर रहा है। टू पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने क्लेम किया उस टाइम स्काइप के पास करीब 300 मिलियन मंथली यूजर्स थे। सो जूम की ग्रोथ होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि उसे अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे करने में अभी काफी वक्त लगना था। इतना ही नहीं, बट इसी साल इसकी वैल्यू बिलियंस तक हो चुकी थी। जल्द ही ये डिस्कवर हुआ कि जूम लैपटॉप्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में हिडन सर्वर्स डाल रहा था। इन सर्वर्स का काम था कि यूजर्स के ब्राउजर में जूम को तेजी से यूज करने लायक बनाए, बट इन सर्वर्स में मेजर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज थी। इन सर्वर्स को यूज करके आउटसाइड फोर्सेस जूम कॉन्फ्रेंस कॉल में किसी भी कंप्यूटर के वेबकैम को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते थे। ये इशू इतना सीरियस था कि एप्पल ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर अपने सारे प्रोडक्ट में से जूम के सारे सर्वर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया था। थैंकफुली एरिक और उनकी टीम ने इस इशू को जल्दी फिक्स कर दिया। बट एरिक अब और ज्यादा मेहनत और लंबे वक्त तक काम कर रहे थे, बट उन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना था। वो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग जूम पे अटेंड करते थे जिससे वो अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, बट एरिक पर वर्कलोड बढ़ता जा रहा था। और फिर कुछ महीनों बाद ही अर्ली 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। इस इंसिडेंट ने जूम की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण लगभग दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया। सडनली सारे कंपनीज के पास वर्क फ्रॉम होम करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स यूज होने वाले थे। नॉट जस्ट दैट, लेकिन काफी लोग अपने परिवार से दूर रहते थे, सो वीडियो कॉल्स एक ही जरिया थे जिससे वो एक दूसरे को देख पाते। पर जहां बिजनेस वर्ल्ड में जूम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर कई लोगों को इसका नाम भी नहीं पता था। पैंडेमिक में स्काइप अकेले ही मार्केट पर राज करता था। सो आखिर आम लोगों ने जूम को यूज करना कब शुरू किया? जहां स्काइप अपने इनोवेटिव होने के लिए जाना जाता था, वही स्काइप अपने सर्विसेज को सालों से अपग्रेड या इंप्रूव करने में फेल हो रहा था। ये बनाया तो ऑडियो कॉल्स के लिए गया था, वीडियो कॉल तो एडेड फीचर था। सो उनके सॉफ्टवेयर वीडियो कॉल्स हैंडल करने के लिए रिलायबल नहीं थे। एज अ रिजल्ट उसमें कांस्टेंट कनेक्शन एंड स्टेबिलिटी इशू आते रहते थे, जबकि जूम डे 1 से बस वीडियो कॉल के लिए ही बनाया गया था। प्लस माइक्रोसॉफ्ट के स्काइप को खरीदने के बाद उन्होंने बिजनेस क्लाइंट्स के लिए न्यू सॉफ्टवेयर टीम को बनाना शुरू किया और इससे स्काइप में और डेवलपमेंट नहीं हो पाई। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने कई न्यू फीचर्स को ऐड किए जो शायद ही किसी को पसंद आए। अपडेट करते करते लोग परेशान हो जाते थे। अक्सर यूजर के स्काइप कॉल से ठीक पहले वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो जाता था, जिससे कभी कभी न्यू बग्स भी आ जाते थे। ऐसे ही स्काइप में कई ग्लिचेस और प्रॉब्लम्स थी। नॉट टू मेंशन स्काइप के पूरे डिजाइन चॉइसेस ने यूजर को कंफ्यूज और परेशान कर दिया था। इन शॉर्ट, स्काइप ने अपने कस्टमर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, सो वो समझ ही नहीं पाया कि कस्टमर को चाहिए क्या। साथ ही साथ स्काइप को यूज करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी स्मूथ और वेल डिजाइन नहीं था। बाय कंपैरिजन, जूम अपने प्लेटफॉर्म को परफेक्ट करने में लगा था। अनलाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक एंड एप्पल, हमेशा से ही जूम का मेन प्रोडक्ट था सोल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जूम में डिफरेंट वर्जन या डिफरेंट ब्राउजर्स और डिवाइस की जरूरत नहीं थी, और तो और डेटा भी बहुत कम लगता। इसका मतलब था भले ही किसी का कनेक्शन खराब क्यों ना हो, सिंपल प्लेटफॉर्म से हाई क्वालिटी वीडियो कॉल्स किए जा सकते थे। जूम को कुछ भी डाउनलोड किए या साइन अप किए बिना यूज किया जा सकता था। अगर आप चाहते तो आप बैठकर रिकॉर्ड भी कर सकते थे। एंड गूगल और फेसबुक अकाउंट का यूज करके साइन अप करना भी बहुत फास्ट हो गया था। जो पैंडेमिक आया, ऐसे वक्त में जिन लोगों को कंप्यूटर यूज करना नहीं आता था, उनके लिए भी जूम एक ऑब्वियस चॉइस बन गया। जूम वाज वेरी यूजर फ्रेंडली, इट वाज सिंपल टू यूज। आप अपनी दादी नानी को एक लिंक भेज सकते थे जिस पर क्लिक करके वो ज्वाइन हो सकते थे। एंड जूम से हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड बिजनेसेस फ्री में ह्यूज कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते थे, ऐसा कुछ जो उस टाइम दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं ऑफर करता था। और पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म चूज करने का समय आया, तो वर्ल्ड ने बिना कुछ सोचे अडॉप्ट किया ईजियर, यूजर फ्रेंडली जूम। थिंक अबाउट इट, अगर आप किसी मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा ऑप्शन चाहेंगे जहां लोग बस एक लिंक पर क्लिक करके आ जाएं, कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एरिक्स डिसीजन टू फोकस मोर ऑन जस्ट सॉफ्टवेयर एंड सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम। क्योंकि अगर सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाए तो लोग दूसरों को इसके बारे में बताएंगे, जिससे फ्री में एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, पैंडेमिक के टाइम जूम बहुत तेजी से बढ़ा हुआ।
सिर्फ मार्च 2020 तक जूम के डेली डाउनलोड्स 56,000 से बढ़कर 2 मिलियन से ज्यादा हो चुके थे। ये ऐप स्टोर पर दिन पे दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा था एंड साल के एंड तक जूम ने वीडियो कॉल मार्केट के लगभग 50% शेयर्स कैप्चर कर लिए थे। However, जूम ने कभी इतने बड़े शिफ्ट को एक्सपेक्ट नहीं किया था। एरिक ने जूम को बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए डिजाइन किया था, बट सडनली उसे हर एक चीज के लिए यूज किया जाने लगा जो आप सोच सकते हैं। मूवी नाइट्स, क्विजेस, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, टीवी चैट शोज, थेरेपी सेशंस, चर्च गैदरिंग्स, हॉरर फिल्म्स बनाने के लिए, यहाँ तक कि शादियां भी जूम पर होने लगी। जूम अपने सॉफ्टवेयर के इतने बड़े सक्सेस के लिए तैयार नहीं था एंड इसने बहुत ही जल्द कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म दिया, जिससे एरिक को बनाई गई हर चीज को डिस्ट्रॉय करने का खतरा पैदा हो गया। जूम सडनली दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए पैंडेमिक एक्सपीरियंस का एक मेजर पार्ट बन चुका था। इस अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ में कई रुकावटें आई, जिससे जूम को उन अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब एरिक के लिए इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल था। सडनली लाखों न्यू यूजर्स उनके ऐप को यूज करना चाहते थे, लेकिन रुकावटों के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और एरिक के लिए दुख की बात यह थी कि जूम के प्रॉब्लम्स तो अभी बस शुरू ही हुए थे। वो जल्द ही अनएक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट्स की मीटिंग में शामिल होने, इनअप्रोप्रिएट पिक्चर दिखाने या कमेंट करने के प्रॉब्लम्स में फंस गए। इसे जूम बॉम्बिंग के नाम से जाना जाने लगा। स्पेशली बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कई स्कूल्स में ये सॉफ्टवेयर यूज होता था। मीटिंग्स को हैक करके किसी के एथनिसिटी, रेस पर कमेंट करना, स्कूल क्लासेस में ग्राफिक मटेरियल शो करना, यहाँ तक कि डबल ए मीटिंग्स को डिस्टर्ब करना, नशे की लत से उबर रहे लोगों को भड़काने के केसेस सामने आए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस सॉफ्टवेयर का वाइडली यूज शुरू हुआ तब जूम पर कई सिक्योरिटी इश्यूज के आरोप लगाए गए। जूम के मेकर्स का कहना था कि ऐप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन था, जबकि ये सच नहीं था। इस ऐप की कोडिंग में काफी कमियां थी, जिससे वायरस अटैक्स और यूजर लोकेशन के एक्सेस होने का खतरा था। एज अ रिजल्ट, न्यूयॉर्क के स्टेट अटॉर्नी जनरल ने कंपनी की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसके कारण सेटलमेंट करने के लिए उन्हें $86 मिलियन का भुगतान करना पड़ा। ये एरिक एंड जूम दोनों के रेपुटेशन के लिए एक बड़ा झटका था। इस इंसिडेंट से कुछ कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस ने जूम को पूरी तरह से बैन कर दिया, जिसमें नासा, गूगल एंड इवन कैनेडियन गवर्नमेंट भी शामिल थी। इसी दौरान मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को बढ़ता देख जूम टीम रेस्टलेस हो गई। एरिक लगातार लोगों से माफी मांगते और बेहतर करने का प्रॉमिस करते, लेकिन उनकी कंपनी के बारे में लिखे जाने वाले नेगेटिव आर्टिकल्स ने उन पर बहुत बुरी तरह असर डाला, स्पेशली तब जब जूम का मेन फोकस था लोगों को खुश करना। हालांकि उनका परिवार, जिसमें उनकी माँ और भाई भी शामिल थे, इन सब के साथ रहकर भी एरिक डिस्टेंट फील कर रहे थे, क्योंकि दिन रात उनका दिमाग सिर्फ जूम के बारे में ही सोच रहा था। पर उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। ज्यादा यूजर्स मतलब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। ये सब उन्हें फिक्स करना था, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता। सो एरिक और उनके इंजीनियर्स ने जूम को उसके न्यू मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए फंक्शनल बनाने पर फोकस किया। उन्होंने जूम की हर मीटिंग पे डिफॉल्ट पासवर्ड लगाना शुरू किया और एंटायर सिक्योरिटी प्रोसेस को रीबिल्ड किया। एन्क्रिप्शन के लिए उन्होंने की बेस को खरीदा, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व होती ही दूसरी सामने आ जाती। सेंसरशिप का एक सीरियस केस सामने आया जब चाइना में जूम के एग्जीक्यूटिव में से एक ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन यूजर को बैन करने और उनकी आइडेंटिटी रिवील करने का काम शुरू किया, जो टियानमेन स्क्वायर मैसेकर को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके चलते यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एग्जीक्यूटिव पर कई सारे क्राइम करने के आरोप लगाए और एरिक को जैसे ही पता चला उन्होंने उसे फायर कर दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एम्प्लॉय अकेले काम कर रहा था या जूम एक्चुअल में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने एरिक और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच रिलेशन बनाए थे। इससे कुछ लोगों को लगा कि जूम ने अपना सारा डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है। सो एरिक ने खुद इस इशू पर डिस्कशन की और विश्वास दिलाया कि स्ट्रिक्ट जियो फेंसिंग प्रोसीजर्स लागू किए जाएं, ताकि किसी तरह के डेटा को चाइना ना भेजा जाए। सिक्योरिटी को लेकर न्यूज हेडलाइन में होने के बावजूद जूम तेजी से ग्रो कर रहा था। 2019 की उनकी रेवेन्यू 330 मिलियन से बढ़कर 2022 में 4 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन आज पहले से ज्यादा रेवेन्यू कमाने के बावजूद जूम के यूजर्स और कस्टमर्स के नंबर में डिक्लाइन होने लगा था। इसका एक कारण गूगल मीट हो सकता है, जो रिसेंटली बहुत तेजी से जूम का कंपटीटर बन के कतार में है। 40 मिनट से ज्यादा तक के फ्री कॉल्स ऑफर करते हुए गूगल मीट धीरे धीरे जूम के मार्केट शेयर्स चुरा रहा है। जूम मार्केट में अब सिक्योर नहीं है। इनफैक्ट जूम को अपने एक इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स को ले ऑफ करना पड़ा। एरिक को खुद की सैलरी 98% कट करनी पड़ी। कंपनी के मोराल को बनाए रखने के लिए रिसेंटली जूम ने अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस लौटने को कहा। रिमोट वर्किंग को बढ़ाने में जूम का इंपॉर्टेंट रोल होने के बाद भी एरिक ने कहा कि उन्हें लगता है कि एम्प्लॉइज का इन पर्सन इंटरेक्ट करना उनके हैप्पीनेस के लिए बेटर है। एरिक के पास अभी भी ग्रोथ के लिए बहुत एस्पिरेशन बचा हुआ है। वो न्यू एरियाज में न्यू टेक्नोलॉजीज में एक्सपैंड करना चाहते हैं। यहाँ तक कि रिसेंटली उन्होंने एक AI लैंग्वेज ट्रांसलेशन कंपनी को एक्वायर कर लिया। इसके हेल्प से कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी डिवाइस पर किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं जूम पर। हालांकि इससे इनिशियली कुछ कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में कहा गया कि जूम न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस के कारण अपने AI सिस्टम को ट्रेन करने के लिए आपके पर्सनल कॉल्स एंड मैसेजेस यूज कर सकता है।
जूम ने इसे डिनाई करते हुए कहा कि इन टर्म्स को गलत तरीके से लिखा गया था, लेकिन प्रीवियस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स को देखते हुए ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं था। चाहे जूम अपनी मार्केट लीडर की पोजीशन को मेंटेन करे या ना करे, अगर एरिक अपने कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं तो वो उन चीजों को अचीव कर सकते हैं जो वो हमेशा से चाहते थे। जूम का आइडिया तब आया था जब वो एक टीनेजर थे जो अपने प्यार को देखने के लिए तरस रहे थे, पर जब तक जूम तैयार हुआ तब तक उनकी शादी हो चुकी थी, पर इससे कई लोगों की हेल्प हुई। पर थैंक्स टू एरिक वो सब दूर होके भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। एरिक का गोल था कुछ ऐसा करना जिससे लोग खुश हों, और जब पूरी दुनिया अपने बुरे दौर से गुजर रही थी तब लाखों लोगों के लिए इसने एक रास्ता बनाया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एरिक ने अपना सपना सच कर दिया। तो अब आप जान चुके हैं कि जूम ने स्काइप को कैसे हराया। अब ये पता करते हैं कि फेसबुक ने माइस्पेस को कैसे बीट किया। आंसर वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लिक दिस थंबनेल, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। चीयर्स।